जांच में फंसा भारत। जी हाँ, ऐसा फंसा है कि 12 साल बाद अमेरिका की टॉप जांच एजेंसी के चीफ, FBI के चीफ भारत पहुंचे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा छोटा सा वीडियो जिस वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आसान और सिंपल भाषा में जो आपके लिए ज़रूरी है वो खबरें बताई जाती हैं। दोस्तों, भारत के तमाम गोदी मीडिया के अखबार इसको लीपापोती करने में लगे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि 12 साल बाद FBI के चीफ को भारत आना पड़ा है, क्योंकि इसी FBI ने खुलासा ये किया है कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन के हेड पन्नू को अमेरिका में हिंदू व्यक्ति ने भारत की ही मिली भगत से मारने की कोशिश की, और जिन लोगों ने आतंकी संगठन के हेड पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की उनके तार भारत की एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। भारत के अखबार लगातार इस बात को छुपा रहे हैं कि असल में अमेरिका ने सबूत भी दिए हैं, लेकिन भारत के गोदी मीडिया वाले अखबार इस पर लीपापोती कर रहे हैं। लेकिन ये बेचारे भूल गए हैं कि अभी इनका बाप जिंदा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको सारी खबर एक एक मुद्दे की क्लियर बताते हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार साफ तौर से बता दिया गया है कि भारत आ चुके हैं FBI के चीफ रे, जिनका नाम शॉर्ट में रे है, और रे सिर्फ CBI से नहीं, क्राइम ब्रांच के बड़े बड़े अधिकारियों समेत रॉ से भी मुलाकात करेंगे। भारत की जितनी खुफिया एजेंसियां हैं, रॉ से लेकर CBI सबसे मुलाकात करेंगे, और उन्होंने बात भी की है किस तरह से हमलों को रोका जाए, आतंक को रोका जाए। ये सिर्फ बकैतियाँ ऊपर की हैं, लेकिन अंदर की खबर को छुपा दिया गया है, मिटा दिया गया है। जैसे FBI के चीफ ने आकर कई सवाल जवाब किए होंगे, पूछताछ करी होगी, जांच भी करी होगी, लेकिन कहीं से कहीं तक इस खबर को ऊपर रखा नहीं गया है। जबकि FBI का चीफ भारत आया ही सिर्फ जांच की वजह से है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका ने अपनी तरफ से जांच कर ली है, सबूत भी उनके पास मौजूद हैं, तभी FBI ने भारत पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। एक भारतीय व्यक्ति को अमेरिका में गिरफ्तार भी किया गया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो पन्नू की हत्या की साजिश कर रहा था और उसके तार भारत की एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। अब भारत में मौजूद FBI के हेड हैं और इसको छुपाया जा रहा है, लीपापोती की जा रही है। तो दोस्तों, जांच में भारत बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि अब बॉल जो है भारत के पाले में है। भारत अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जहां कनाडा को चौड़ी छाती करके मोदी सरकार दिखा रही थी, वहीं भारत यही 56 इंच वाला अमेरिका के आगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। झटका लगा है जोरदार तुर्की को। तुर्की ख्वाब देख रहा था कि हमको F-35 मिलेगा, अमेरिका ने इनकार कर दिया। फिर सोचा F-16 दे देगा, अमेरिका ने इनकार कर दिया। यूरो फाइटर की उम्मीद करने लगा। इसके बाद तुर्की ने सोचा कि हमें यूरोप का यूरो फाइटर मिल जाएगा, जिसे 3-4 देशों ने मिलकर बनाया है। तो आपको बता दूं, जर्मनी ने टांग अड़ा दी। जर्मनी ने कह दिया कि नहीं भाई साहब, हम आपको अपना यूरो फाइटर जेट नहीं दे सकते। अब घूम फिर के तुर्की के पास आखिरी एक ऑप्शन बचा है। एक्सपर्ट का मानना यह है कि अब चाइना और पाकिस्तान ने जिस फाइटर जेट को मिलकर बनाया है JF-17, जी हाँ, वो खरीदने की तरफ आगे बढ़ सकता है तुर्की। कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट इतना खास नहीं है। अब मानने वाली बात यह है कि भले ही पाकिस्तान और चाइना के लोग कहें नहीं हमारा फाइटर जेट बहुत खास है भाई, लेकिन कहाँ F-35 और कहाँ JF-17, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी तुर्की इतना बेगैरत है कि अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। अभी भी कहीं ना कहीं अमेरिका को खुश करने के लिए वो इजराइल के साथ अंदर ही अंदर काम कर रहा है। खूब बिजनेस चल रहे हैं भाई साहब। बहरहाल ये भी बता दूं कि तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको F-35 नहीं मिला है। ऐसे में ज़बरदस्ती का
पता नहीं क्यों। कहा है कि जो दुनिया का कोई ताकत हम पर हमला करने की कोशिश करेगा वो हमको देख ले कि हमारे पास S-400 है, और S-400 किस तरह से डिफेंसिव में काम करता है और किस तरह से हम जवाबी कार्रवाई करेंगे वो देख ले कि हमारे पास S-400 है। तो तुर्की से यही कहूँगा कि S-400 रशिया के पास भी है, रशिया से लिया है ना आपने, तो ऐसा नहीं है कि S-400 तबाह नहीं हुआ है। तो ईमान पर रहो, सही रास्ते पर रहो तो आप तलवार से भी जीत जाओगे, और बेईमानी पर रहोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ले लो, मारे जाओगे। जहां हमला करना चाहिए वहां इनकी औकात नहीं होती, जहां नहीं करना चाहिए वहां हमला करके हीरो बनते हैं। इराक के कुर्दिश इलाकों में बड़ा हमला किया है, एयर स्ट्राइक किया है तुर्की ने, जिसमें 13 कुर्दिश लड़ाके मारे गए हैं। ब्रिटेन का हिस्सा है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का जो फर्स्ट मिनिस्टर है उनका नाम है हमजा यूसुफ, पाकिस्तानी ब्रिटिश उनके पास नागरिकता है। तो हमजा यूसुफ दुबई में मौजूद थे, यूएई में मौजूद थे, सारे बड़े बड़े देश मौजूद थे। तो हमजा यूसुफ जो ब्रिटेन के एक अधिकारी होते हुए अपनी किसी टीम के बिना खुद ही अकेले जाकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से मिल लिए, मुसाफा कर लिया, गले वले मिल लिए, बातचीत कर ली। इस पर ब्रिटेन की सरकार भड़क गई। ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि हमजा यूसुफ को जो हम सपोर्ट कर रहे हैं वो हम सपोर्ट देना बंद कर देंगे, क्योंकि ये अनऑफिशियल, अनएथिकल है। भैया आप हमारी सरकार के हो, आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और बिना अपने साथियों के साथ आप जाकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से मिल लिए। दोस्तों वार्निंग दे दी गई है हमजा यूसुफ को। जो कभी ना हुआ वो हो रहा है, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा है क़यामत की निशानियां सामने आ रही हैं। मक्का मदीना के बेहद करीब के ही शहर सऊदी अरब में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिनेवा जाने वाले थे अपने दौरे पर, तो इब्राहिम रईसी गिरफ्तारी की आवाज़ जिनेवा के लोग उठाना शुरू कर चुके। वहाँ प्रदर्शन होने लगे, लोगों ने मांग कर ली। मांग ये थी कि सन 1988 में जब इब्राहिम रईसी जज थे कोर्ट के, तो उन्होंने दसियों हजार लोगों को मौत की सज़ा सुना दी थी, तो उसको भी जेनोसाइडिकल कहा जाता है। तो उसकी बात को यहाँ रखकर जिनेवा में उनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। अब कहा जा रहा था कि इब्राहिम रईसी डरेंगे नहीं, लेकिन हुआ ये कि इब्राहिम रईसी ने अपने कदम पीछे घसीट लिए और ईरान के राष्ट्रपति ने अपना दौरा जो जिनेवा के लिए था वो रद्द कर दिया। उधर ईरान के नेवी चीफ ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को हम अपने इलाके, समुद्री इलाके से पर्शियन गल्फ से बाहर फेंक देंगे। बेहतरीन एक चीज ये हो रही है कि सऊदी अरब और ईरान ने डायरेक्ट फ्लाइट के लिए एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी है, यानी ईरान से डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी अरब के लिए और सऊदी से डायरेक्ट फ्लाइट ईरान के लिए। अब आपको बता दूं कि फ्रांस का असली चेहरा अगर आप नहीं जानते तो एक बार फिर से जान लीजिए। फ्रांस हमेशा अपना असली चेहरा दिखाता रहता है। फ्रांस ने एक बार फिर से इस्लामोफोबिक कदम उठाते हुए फ्रांस का मुस्लिम सबसे बड़ा जो स्कूल था उसको फंडिंग करना बंद कर दिया है। कुछ रीजंस हैं। उसके वजह यह है कि फ्रांस चाहता है कि उनके हिसाब से इस्लामिक स्कूल में पढ़ाई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो इस्लामिक कैसे रहा? वो चाहता है कि मर्द मर्द से शादी करे, औरत औरत से शादी करे। इस वाले कानून को, इस वाले चैप्टर को भी पढ़ाया जाए, ठीक है, गंदी चीज़ों को पढ़ाया जाए। तो भाई इस्लामिक स्कूल में ये मतलब ही नहीं बनता। अब अगर कोई हिंदू खड़ा हो के ये कहे फ्रांस ने बहुत अच्छा किया है, तो तुम अपने मंदिरों में जाकर
लड़का लड़की से शादी ना करके लड़की लड़की से करे, LGBT वाले भाषण दो और मंदिर वाले पुजारी तुम्हारे चूतड़ को मार मार कर लाल ना करे, तब तुम कहना कि हाँ भाई साहब, हाँ रजा भाई ने एक बात कही थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की यही असलियत है। फ्रांस ने अब स्कूल को फंड करना बंद कर दिया है। मतलब अगर कोई मुस्लिम स्कूल हो तो वो फ्रांस के रूल के मुताबिक पढ़ाई करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं दोस्तों सऊदी और चाइना करीब आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सऊदी अरब और चाइना बात कर रहे हैं एक दूसरे के देशों में और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की। लीजिए, सारी दुनिया ने हवाई चाइना की कंपनी पर पाबंदी लगाई हुई है। ऐसे में अमेरिका के दोस्त फ्रांस ने ही अप्रूवल दे दिया है हवाई को। अगले साल यानी इसी जो 2024 आ रहा है, हवाई अपनी पहली फैक्ट्री फ्रांस में लगाने वाला है। अब तक पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पर अफीम उगाने वाला देश अफगानिस्तान था। अमेरिका जब तक वहां था तब भी अफगानिस्तान सबसे ज्यादा अफीम उगाता था और अमेरिका उससे खूब मजे ले रहा था, खूब पैसा कमा रहा था। लेकिन अब जब तालिबान की सरकार वहां आई है, तालिबान ने पूरी तरह से अफीम की खेती-बाड़ी को ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया है और अब पहले नंबर पर म्यांमार बन चुका है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अफीम उगा रहा है। नाइजर के लीडर ने, मिलिट्री लीडर ने फ्रांस के मुंह पर हथेली जड़ दी है एकदम। एक लाफा तो हम आराम से मार सकते हैं ना, ये हथेली कान पर पड़ती है ना तो घंटी बज जाती है, वो वाला झापड़ रख दिया है। नाइजर के मिलिट्री हेड ने कहा है कि आप आग को गैसोलीन से नहीं बुझा सकते, इसी वजह से हमने अपने देश से फ्रांस को निकाला है। Vous ne pouvez pas combattre un incendie avec de l'essence. Et pour nous, l'incendie terrorisme tire son essence du soutien que la France lui apporte. Nous avons pu dénoncer les accords de coopération en matière de défense. C'est un grand pas, un pas qui était là depuis plus de 50 ans. Nous sommes parvenus à le faire, Dieu merci. L'ambassadeur de France qui a voulu। उधर पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खां मिलिट्री पोस्ट पर बड़ा हमला हो गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान 6 खतरनाक विस्फोटक ट्रक के साथ अपनी पूरी सेना के साथ उस पाकिस्तानी बेस में घुस गया, जिसके बाद क्योंकि वो सुसाइड अटैक भी कर रहे थे, उसमें सुसाइड अटैकर्स भी थे, सुसाइड अटैक हुआ, बड़ा हमला हुआ पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, जिसमें 23 पाकिस्तानी मिलिट्री के जवान मौके पर ही मारे गए और लगभग इतने ही मारे गए, 27-28 मारे गए टीटीपी के लड़ाके भी, क्योंकि वो उस ट्रक में भी मौजूद थे और सुसाइड अटैक भी किया गया था। दोस्तों, अब तक का इस साल का ये खतरनाक और सबसे बड़े हमलों में हमला कहा जा रहा है। दोस्तों, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये संगठन पाकिस्तान के लिए अज़ाब बन चुका है। पाकिस्तान के लिए मुसीबत अब ये है कि पाकिस्तान बार बार तालिबान से ये कह चुका है ओपनली कि आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर कंट्रोल कीजिए, और ओपनली कहने के बाद अब इस तरह की घटना का इल्ज़ाम भारत पर पाकिस्तान नहीं लगा सकता है, क्योंकि ऐसे इल्ज़ाम लगाने के बावजूद टीटीपी खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। उधर अमेरिका ने सफाई दी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सड़कों पर हमारा कोई खेल नहीं है, न हम किसी को हराने में हैं, न हम किसी की सरकार बनाने में हैं। बिखरते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर से सऊदी अरब का सहारा। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी अरामको पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में 40% हिस्सेदारी खरीद रही है, जिससे पाकिस्तान की डूबती हुई नैया को थोड़ा सा सहारा मिलेगा। चाइना की चालाकी कौन नहीं जानता। चाइना भूटान से अपने बॉर्डर पर टकराव को निपटाने के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन तस्वीरें जो सैटेलाइट की और नई जो ड्राइंग्स आई हैं उससे साबित हो रहा है कि भूटान से बातचीत के दौरान भी चाइना ने भूटान के इलाके में अपने गांव को, बिल्डिंगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाकर तैयार कर लिया है। उधर अमेरिका ने अपनी एक खतरनाक हाइपरसोनिक न्यूक्लियर परमाणु मिसाइल बना ली है, जो हिरोशिमा वाली मिसाइल से 20 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। समझ रहे हैं, 5000 किलोमीटर।
या उससे ज़्यादा। आवाज़ से 7 गुना तेज़ दंदनाती हुई इसकी स्पीड है। कहा जा रहा है कि 2030 में ये सर्विस में आ जाएगी और इसके बाद पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक मिसाइल सिर्फ अमेरिका के पास होगी। उधर मोदी के बेस्ट फ्रेंड ने बाइडन ने मुंह पे पावर देख रहे हैं, भौकाल, मोदी जी का भौकाल है, कोई मोदी को ना नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी बाइडन ने ना कर दिया है। 26 जनवरी जो भारत में बड़े धूमधाम से हमारे मनाई जाती है, इसका जो एक महत्व है वो ऐतिहासिक है। इस पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बाइडन को बुलाना चाहते थे और उसी दौरान क्वाड की मीटिंग भी होनी थी। आपको बता दूं कि बाइडन ने इनकार कर दिया कि भैया हम नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरे देशों का शेड्यूल भी उस पर फिक्स नहीं हो रहा था, टाइमिंग सही नहीं बैठ रही थी। अब बहाना भारतीय अखबार कुछ भी लिखते रहे, क्लियर बात यह है कि मोदी जी के दोस्त ने भारत 26 जनवरी को आने से इनकार कर दिया है। क्यों नहीं करेंगे भैया? अमेरिका और भारत के रिश्ते फिलहाल खराब हैं, आप कितना भी लीपापोती कर लो, कितना भी। एक तरफ विदेश में आप, अमेरिका कह रहा है विदेश में आप हमारे अमेरिकी व्यक्ति को मारो और उधर उनको बुलाओ, तो ऐसा ठीक हो ही नहीं सकता। अमेरिका इस मत का देश ही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। एक बीमार आदमी से और कितनी खबर सुनेंगे आप। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।